Learners, this is your guide and mentor Aishwarya Seth, welcoming you all to my educational YouTube channel, that is Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. So this channel is the sensational zone of the competitive exams preparations like UGC NET, CTET, PTET, KVS, Master Cadet and other etc. exams. So students, before starting the video, I request you all to subscribe this channel, share this channel to the maximum aspirants for absolutely free of cost education, and press bell icon button to get timely notifications of my new and upcoming videos. So guys, last week I started the research aptitude, which is the second unit of UGC paper 1, in which I covered meaning, objectives, purpose of research, qualities of good researcher, along with the discussion of previous year question answers, which were really very important. So guys, in this video I will teach you different variables of research, concept of triangulation, post and positivism and post positivism approaches to research. So let's start with the presentation. सो वेरिएबल्स, सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल्स जो रिसर्च में हम यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स होते क्या हैं एक्चुअली? सो वेरिएबल्स आर एनीथिंग दैट कैन इफेक्ट और चेंज द रिजल्ट ऑफ द रिसर्चल स्टडी। ठीक है जी। सो इन एवरी रिसर्च वी हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है जी। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहला वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है? द वेरिएबल यूज टू डिस्क्राइब और मेजर द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। सो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं इफेक्ट है। ठीक है जी। वैसे तो कोई भी रिसर्च है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर जो है हम उसको जस्टिफाई करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम इफेक्ट बोलते हैं, मीन्स उसके ऊपर इफेक्ट आता है किस दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है जी। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? द वेरिएबल अंडर स्टडी दैट इन्फ्लुएंस द प्रॉब्लम इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉज। ठीक है जी। कॉज क्या है? कारण क्या है? ठीक है जी, वो इंडिपेंडेंट है। जिसके ऊपर वो जो कॉज है वो इम्पैक्ट डाल रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है जी, उसको चेंज कर रहा है, वो क्या है? वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी। एनी चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ड्यू टू द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेल्स और एडवर्टीजमेंट की एग्जांपल यहाँ पे लें, तो एडवर्टीजमेंट क्या है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, और सेल्स क्या ले लेते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे? अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे अपने प्रोडक्ट की, तो उस एडवर्टीजमेंट का जो है वो सेल्स पे इम्फेक्ट आ रहा है, मींस एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने से सेल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो वो क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो क्या है वो चेंज लेके आ रहा है। फॉर एग्जांपल कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रीटमेंट है, ठीक है जी, और एक है ट्रीटमेंट, मतलब डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल क्या है? वो डिपेंडेंट है, मींस पेशेंट की हेल्थ। ठीक है जी। तो अच्छा ट्रीटमेंट करेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसका चेंज किस में नजर आएगा? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, हेल्थ ऑफ द पेशेंट। ठीक है जी। सो इस तरह से हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो क्लैरिफाई मैंने आपको कर दिया। नेक्स्ट क्या है आपका? इंटरवीनिंग वेरिएबल। दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ द वेरिएबल्स इन द रिसर्च। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ द स्टडी। ये ऐसे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनका जो रिसर्च स्टडी है उसके पर्पस से या उसके मोटिव से कोई खास लेना देना नहीं होता, बट मे इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन हाँ, इनका जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे भी हो सकता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल जैसे मैंने आप स्क्रीन पे देखिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा इंटरवीनिंग वेरिएबल कैसे हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ नर्सेज एजुकेशनल लेवल ऑन देयर जॉब परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप स्क्रीन पे कि एक तरफ हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया नर्सेज एजुकेशनल लेवल, जो उसने एजुकेशन ली, नर्सेज ने ट्रेनिंग ली, वो इंडिपेंडेंट है। उसके ऊपर डिपेंडेंट क्या है? उसका जॉब परफॉर्मेंस, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छी नर्सिंग की जो ट्रेनिंग ली है उससे क्या होगा? उसकी जॉब परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छी होगी, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं।
अब देखो जो तीसरा वेरिएबल आप देख रहे हो ट्रेनिंग, ये क्या है, ये इंटरवेनिंग वेरिएबल है। ठीक है जी, क्या होता है, एजुकेशनल लेवल तो सब नर्सेज का जो भी करिकुलम में है सब पढ़ के आए होते हैं, लेकिन अगर उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाए किसी नर्स को, ठीक है जी, जिस तरह से वो जिस जगह पे काम कर रही है एक्स्ट्रा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें, तो उससे भी क्या होगा, जॉब परफॉर्मेंस पे और अच्छा इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये इंटरवीनिंग वेरिएबल है ट्रेनिंग। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं रहेगा, बट ये क्या होगा, ये ऐसा वेरिएबल रहेगा कि जो मतलब ऐसा रिसर्च स्टडी के साथ इसका कोई इतना कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है वो इफेक्ट डालेगा, इंटरवीनिंग वेरिएबल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। अ कंफाउंडिंग वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज थर्ड वेरिएबल। ठीक है जी, इट इज द extraneous variable that does cause a problem because we know that it does have a relationship with the independent and dependent variables। कहने का मतलब है इसको हम extraneous variable भी कहते हैं कंपाउंडिंग को, इसको हम थर्ड वेरिएबल भी कहते हैं, कि इसका कहीं ना कहीं जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से और डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेशन होता है। ठीक है जी, कंफाउंडिंग वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल दैट सिस्टमैटिकली वेरीज और इन्फ्लुएंसेस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिपेंडेबल वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को, दोनों को ही वो है इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है जी, तो ये एक्सट्रानियस वेरिएबल है। अब ये किसी मतलब थर्ड वेरिएबल इसको कह सकते हैं, जैसे आप फिगर में देख रहे हो, थर्ड वेरिएबल कोई भी हो सकता है, जो एक्स और वाई है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, और तीसरा कोई भी एक्सट्रानियस वेरिएबल, कोई भी थर्ड वेरिएबल एंटर हो जाए तो वो दोनों को इन्फ्लुएंस करेगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस केस में कोई हमने एक मदर की एजुकेशन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे लिया है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को लिया है न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है जी, अब मदर को एजुकेशन, वो एजुकेटेड है मदर, तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि एक जो उसके किड्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है जी, वो डिपेंडेंट है मदर की एजुकेशन के ऊपर। और साथ में आप तीसरा वेरिएबल भी देख रहे होगे, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, ये है कंफाउंडिंग वेरिएबल, मतलब कोई भी थर्ड वेरिएबल। अब ये जो थर्ड वेरिएबल है वो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, अगर इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा है, फाइनेंशियली बहुत साउंड है, ठीक है, तो अगर एजुकेशन भी अच्छी है, फाइनेंशियली भी साउंड है, तभी डाइट के लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के लिए बहुत अच्छी अच्छी डाइट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं बच्चे के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका जो है इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट वेरिएबल पे भी आया, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन पे भी आया, और कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग वेरिएबल जो है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली, इसका जो है इन्फ्लुएंस मदर एजुकेशन दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे भी आया। ठीक है जी, ये दोनों को जो है वो इफेक्ट करता है। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल्ड वेरिएबल। कंट्रोल्ड वेरिएबल कैसे, सो इट इज द कांस्टेंट और अनचेंज्ड वेरिएबल थ्रू आउट द रिसर्च इन्वेस्टिगेशन। ऐसा वेरिएबल जो कोई बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, अनचेंज्ड रहता है, रिसर्च के थ्रू आउट जो है इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। सो देर आर मैनी काइंड्स ऑफ कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, मतलब जिसका कोई, ये बिल्कुल स्टैग्नेंट होता है, बिल्कुल जो है वो अनचेंज्ड रहता है, और इसका जो ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है रिसर्च के ऊपर। तो ये सारे हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए, 5 तरह के वेरिएबल्स डिस्कस किए। अब एक टर्म आती है, इस टर्म पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी पेपर में और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहाँ पे रिसर्च को जो है वो एग्ज़ाम के तौर पे लेते हैं। ट्रायंगुलेशन का जो कंसेप्ट है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, व्हाट इज़ ट्रायंगुलेशन। ये भी एक बहुत ही रिसर्च में, ये बहुत ही हमें ये पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। ठीक है जी, तो स्क्रीन पे आप देखिए, ट्रायंगुलेशन मीन्स यूजिंग मोर देन वन मेथड टू कलेक्ट डाटा ऑन द सेम टॉपिक। टॉपिक रिसर्च का कोई भी टॉपिक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंसर्न है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम जो है वो अलग अलग मेथड से, अलग अलग सोर्सेज से सेम टॉपिक के लिए जब डाटा कलेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। सो एग्जामिनिंग द टॉपिक ऑफ रिसर्च विद डिफरेंट मेथड्स, बेसिकली इसका मेन मीनिंग क्या हो सकता है, एग्जामिनिंग द टॉपिक ऑफ रिसर्च विद द डिफरेंट methods।
So this is the way of assuring the validity of research through the use of variety of methods to collect data on the same topic, which involves different types of samples as well as the methods of data collection. कहने का मतलब अगर हम एक ही मेथड यूज़ करेंगे, अगर हम डाटा कलेक्शन का एक ही सोर्स रखेंगे, तो वो वैलिड मतलब वो हमारी रिसर्च में जो है वो यूज़फुल भी हो सकता है, नहीं यूज़फुल भी हो सकता है। लेकिन हम उसी कोई भी जो हम डाटा हमने कलेक्ट करना है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करें, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करके कलेक्ट करें, उससे हमारी रिसर्च की, ठीक है जी, और हमारी फाइंडिंग्स की जो वैलिडिटी जो है, ठीक है जी, या ऑथेंटिसिटी है, उससे इम्प्रूव होती है। कि एक प्रॉब्लम है, एक टॉपिक है रिसर्च का, उसको सारे ही एंगल से देख लेना, सब एंगल से, एक डायमेंशन से जो है वो उसको फाइंड आउट नहीं करना, अलग अलग मेथड्स और अलग अलग डायमेंशन से जो है वो डाटा कलेक्ट करना और अलग अलग मेथोडोलॉजीज यूज़ करना रिसर्च में। इससे रिसर्च बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही वैलिडेबल हो जाती है, ठीक है जी। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम अप्रोचेस करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं रिसर्च में, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू द पेपर और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से दो तरह की जो है वो अप्रोचेस हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, ठीक है जी। तो इसको देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बिल्कुल अपडेटेड नया टॉपिक जो है इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले 3-4 अटैम्प्ट से, और ये इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, 100% गारंटी है मेरी। तो ये प्लीज़ ध्यान से समझिएगा कि एग्जैक्टली पॉजिटिविज्म है क्या। सबसे फर्स्ट अप्रोच क्या है, पॉजिटिविज्म, और इस अप्रोच को दिया था ऑगस्ट कॉम्टे ने, ठीक है जी। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस पर्सन ने, कई बार फैक्चुअल भी आ जाता है कि ये पॉजिटिविज्म जो है अप्रोच किसने दी, तो इस पर्सन ने दी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मतलब क्या है पॉजिटिविज्म का। Positivism is the way of thinking developed by Auguste Comte and is based on the assumption that it is possible to observe social life and establish reliable, valid knowledge about how it works. कहने का मतलब ये बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच है और इसको ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था। और क्यों दिया था कि सोसाइटल लाइफ या सोसाइटल वेलफेयर को एनहांस करने के डिफरेंट डिफरेंट जो है हमने सोसाइटल लॉज डेवलप किए इस अप्रोच के थ्रू, ठीक है जी। और ये अप्रोच जो है पॉजिटिविज्म अप्रोच जो है वो साइंटिफिक है, साइंटिफिक इन नेचर है। और कुछ भी हम मतलब कहने का मतलब है कि ये हम कुछ भी रिसर्च में अगर करेंगे तो वो साइंटिफिकली करेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करेंगे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करेंगे, और कुछ भी अपने तरफ से नहीं सोचेंगे, अपनी इंट्यूशन या परसेप्शन से नहीं करेंगे। कुछ भी कंडक्ट करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट करके प्रॉपर उसको जो है साइंटिफिकली टेस्ट करके फिर रिसर्च में लगाएंगे। सो पॉजिटिविज्म का ये मतलब है। It is in its broadest sense, positivism is the rejection of metaphysics. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए कि ये पॉजिटिविज्म जो है मेटाफिजिक्स को जो है बिल्कुल ये रिजेक्ट करता है। बट मेटाफिजिक्स क्या है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। मेटाफिजिक्स इज बेसिकली द एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी विद नो बेस ऑफ रियलिटी। मेटाफिजिक्स क्या है, ये एक जैसे रियलिटी का नहीं है, ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है। जैसे हम कहते हैं नॉन फिजिकल फॉर्म, कोई भी नॉन फिजिकल फॉर्म में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो उसको हम मेटाफिजिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ गॉड, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है जी। गॉड की स्टडी करनी है, स्पिरिचुअलिटी की स्टडी करनी है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये मेटाफिजिक्स में आती हैं। अब ऐसी चीज़ें रियलिटी से बहुत दूर होती हैं, ठीक है। बट पॉजिटिविज्म क्या कह रही है, रियलिटी से साइंटिफिक है, तो ये बिल्कुल रियलिटी 100% इसमें है। तो तभी वो मेटाफिजिक्स जो रियलिटी से बहुत दूर है, नॉन फिजिकल है, एब्स्ट्रैक्ट है, और उसको जो है हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तभी उसको जो है वो उसको रिजेक्ट करता है मेटाफिजिक्स को, ठीक है जी। इट इज़ द पोजिशन दैट होल्ड्स दैट गोल ऑफ नॉलेज इज सिंपली टू डिस्क्राइब द फिनोमिनन दैट वी एक्सपीरियंस। वही बात आगे कि हम कुछ भी ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, अपने सेंसरी ऑर्गन्स को यूज़ करेंगे। कहने का मतलब कुछ भी हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, हम आइज़ से कुछ देख रहे हैं, हम कुछ फील कर रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, ठीक है जी, हम कुछ देख रहे हैं, जो भी हम खुद जाके ऑब्जर्व करेंगे, खुद जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको साइंटिफिकली वेरीफाई करेंगे, उसको जो है वो
अच्छे से उसको जो है उसकी रियलिटी देखेंगे, वो सारा पॉजिटिविज्म में आता है। ठीक है जी। सो एक्सपीरियंस जो है वो वर्ड इसमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। सो इन अ पॉजिटिविज्म व्यू ऑफ वर्ल्ड, साइंस हैज़ सीन एज द बेस्ट वे टू गेट द ट्रुथ। अगर हमने रिसर्च में ऑथेंटिकेशन लेके आनी है, ट्रस्ट वर्दी करनी है अपनी रिसर्च को, तो हमें कौन सी अप्रोच लगानी है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वी हैव टू बी वेरी वेरी साइंटिफिक। वी हैव टू, तो क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि साइंस ही इसका, इस अप्रोच का जो बेस है वो साइंस ही है। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वेल इनफ टू सो दैट वी माइट प्रोडिक्ट एंड कंट्रोल इट। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा अपनी इंट्यूशन, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी जो है इंट्यूशन कह लो या अपनी इंट्यूशन कह लो, वो कुछ नहीं चलनी है। हमारा मन क्या कह रहा है कुछ नहीं चलना है, लेकिन वो चलना है जो हमने अपने हाथों से करके देखा है। और इसमें एक और टर्म आती है एपिस्टेमोलॉजी। ये जो पॉजिटिविज्म है ये मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट करता है, लेकिन ये किसके ऊपर बेस्ड है? एपिस्टेमोलॉजी। एक और टर्म मैं आपको बता देती हूँ, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज and its acquisition and the truth. It involves only the aspects of reality. अब reality के एस्पेक्ट्स जो हैं एपिस्टेमोलॉजी में हैं। नॉलेज कहाँ से लेनी है, कैसे एक्वायर करनी है नॉलेज, ट्रुथ कहाँ से देखनी है, रियलिटी, ये सारे टर्म्स आती हैं एपिस्टेमोलॉजी में। और एपिस्टेमोलॉजी ही जो है पॉजिटिविज्म का बेस होता है। ठीक है जी। और रियलिटी कैसे? कोई एक्सपेरिमेंट करके, कोई साइंटिफिकली किसी चीज़ को वेरीफाई करके, कुछ फाइंड करके, कुछ डिस्कवर करके, अपनी सेंसरी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करके, ये सारी चीज़ें जो क्या है वो पॉजिटिविज्म में आती हैं। ठीक है जी। तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म, जो मैंने आपको अभी तक बिल्कुल डिटेल, बिकॉज मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है जी। क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। और जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉजिटिविज्म के, अगर इन तरह के वर्ड्स भी आपको कहीं ना कहीं पेपर में दिखें क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली जो है ये की वर्ड्स हैं, इनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो की वर्ड्स हैं ये कौन सी अप्रोच की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये पॉजिटिविज्म अप्रोच की तरफ जो है वो बिल्कुल इशारा कर रहे हैं। जैसे कि क्वांटिटेटिव है। ठीक है जी। बिल्कुल, अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ वेरीफाई कर रहे हैं, साइंस के ऊपर बेस्ड हम कुछ जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कुछ क्वालिटी वाइज तो होगा नहीं, क्या होगा? क्वांटिटी वाइज होगा। क्वांटिटी वाइज होगा तो इसका मतलब ये भी है कि जो हमारी पॉजिटिविज्म अप्रोच है वो क्वालिटेटिव नहीं है, वो क्वांटिटेटिव है। ये भी देखिए, ये बहुत की वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे पेपर के पर्सपेक्टिव से। मैंने आपको क्रक्स भी यहाँ पे बता रही हूँ। क्वांटिटेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉजिटिविज्म के। ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, नो बायसनेस है। अगर बायसनेस कहाँ होएगी? जब हम खुद कुछ अनुमान लगा रहे हैं ना, कुछ हम वैसे कुछ प्रिसीव कर रहे हैं, वहाँ पे बायसनेस हो सकती है। लेकिन जब हम खुद एक्सपेरिमेंट करके कुछ साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं, वहाँ पे बायसनेस नहीं होएगी। ठीक है। ऑथेंटिक नॉलेज है, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। पॉजिटिविज्म जो है वो पॉजिटिव वेरिफिकेशन है, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं पॉजिटिविज्म के हैं। इसमें एक दो चीज़ें और ऐड कर लीजिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये फिलोसफिकल इन नेचर है। यस कैंडिडेट्स, ये जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें। अगर आप मेरी ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, साथ में नोट्स भी बना रहे हैं, तो ये जहाँ पे आपको वर्ड दिखे फिलोसफिकल, तो ये पॉजिटिविज्म फिलोसफिकल इन नेचर भी है। और ये क्या है? दिस इज ऑब्वियसली इन द कंट्रोल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। यहाँ पे एक और क्वालिटी हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगर कोई रिसर्च हम कंट्रोल्ड वे में चलाएं या कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ रिसर्च में कंडक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, वो भी पॉजिटिविज्म की ही जो है वो निशानी है। तो यहाँ पे आपको, मुझे लगता है कि पॉजिटिविज्म मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। ठीक है जी। ये नेक्स्ट अप्रोच है, दूसरी अप्रोच है किसकी? रिसर्च की। ठीक है जी। तो इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, ज़रूर इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइल पॉजिटिविज्म एम्फसाइजेज क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है जी। बट पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स को जो है वो कंसिडर करती है। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है? वो क्वालिटेटिव है। और जो है पॉजिटिविज्म क्या है? वो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव कौन सी है? जो है आपकी पॉजिटिविज्म। और बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कौन सी है? वो पोस्ट पॉजिटिविज्म है। पोस्ट पॉजिटिविज्म रिकॉग्नाइजेज दैट द वे साइंटिस्ट थिंक एंड वर्क
and the way we think on in our daily life are not distinctly different. अब ये अप्रोच कहती है, पोस्ट पॉजिटिज्म क्या कह रही है कि जैसे साइंटिस्ट जो हैं वो अपना एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, साथ ही जो बट जो हम अपने डेली लाइफ में भी जो थिंक करते हैं, तो जो हमारी थिंकिंग है, हमारी इंट्यूशन है, हमारी परसेप्शन है, यहाँ पे वो बेस लेके चलते हैं, ना कि साइंस और जो है एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट की बात नहीं होगी, यहाँ पे कोई साइंस की बात नहीं होगी। वो कहता है साइंस से ही हम जो हम खुद सोचते हैं, हमारी थिंकिंग है, ठीक है, हमारी परसेप्शन है, हमारी इंट्यूशन है, वो किसी साइंस से कम नहीं है। तो यहाँ पे यही जो है इसका बेस है पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच का। सो साइंटिफिक रीजनिंग एंड कॉमन सेंस सेंस रीजनिंग आर एसेंशली द सेम प्रोसेस। कहता है साइंटिफिक रीजनिंग ले लो, ठीक है जी, या कॉमन सेंस, ये दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, ये सेम ही है। वहाँ पे पॉजिटिविज्म में आप कह सकते हो कि साइंस बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हमारी खुद की परसेप्शन, हमारी खुद की इंट्यूशन, हमारी खुद की जो है हम जो जैसे सोचते हैं, और हमारी कॉमन सेंस के ऊपर जो है वो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच जो है 100% बेस करती है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ खुद ही सोच रहे हैं। और ये हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म रिकॉग्नाइजेस दैट ऑल ऑब्जर्वेशन इज फैलिबल एंड हैज़ एरर। कहता है कई बार क्या होता है, हम कुछ ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, जैसे हमने पॉजिटिविज्म में किया था, ऑब्जर्वेशन जो है पॉजिटिविज्म में होती है। यहाँ पे वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच वाले कि ऑब्जर्वेशन हमेशा सही नहीं होती है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन वो क्या पता कुछ और ही निकले। तो यहाँ पे वो कहता है ऑब्जर्वेशन बिल्कुल कई बार फॉल हो सकती है, उसमें एरर हो सकते हैं, और जो हमारी खुद की परसेप्शन है, हमारी खुद की इंट्यूशन है, हमारी कॉमन सेंस है, वो किसी भी ऑब्जर्वेशन से ऊंची है, ठीक है जी। सो ये क्या है, द गोल ऑफ साइंस इज टू होल्ड स्टेडली टू द गोल ऑफ गेटिंग इट राइट अबाउट रियलिटी इवन दो वी कैन नेवर अचीव दैट गोल। कहता है ज़्यादा साइंटिफिक भी नहीं होना कि हर चीज़ जो है वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल वही अगर गॉड की एग्जांपल लें, स्पिरिचुअलिज्म की एग्जांपल लें, ठीक है, ये सब इसमें कुछ साइंटिफिक नहीं है, इसमें सब कुछ क्या है, ये कॉमन सेंस है, ये हमारी इंट्यूशन है, हमारी परसेप्शन है कि हमने गॉड को मानना है। हम ये नहीं कि हमने कभी गॉड देखा नहीं है, ठीक है, तो गॉड देखा नहीं है, तो अगर जो चीज़ नहीं देखी तो वो क्या एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है। तो यही जो थॉट है वो पोस्ट पॉजिटिविज्म वालों का है कि हमेशा ऑब्जर्व करके या साइंटिफिकली प्रूव करके हम हर एक चीज़ जो है 100% करेक्ट नहीं मानते। अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से, अपनी थिंकिंग से, अपनी इंट्यूशन से भी जो है कई चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया। आज हमने क्या क्या किया, हमने किया अप्रोचेस करी, हमने ट्रायंगुलेशन का कंसेप्ट करा डिटेल में, हमने वेरिएबल्स डिटेल में पढ़े। ये तीनों टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च के पर्सपेक्टिव से इन पे क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है। तो आप ज़रूर, अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई चीज़ नहीं समझ आई है, दोबारा से मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे जो आप डिस्प्ले में जो नंबर आप देख रहे हैं 9888066275 पे कांटेक्ट करें, या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हम ज़्यादा जो है अपकमिंग वीडियोस लेके आएँ और आपको नोटिफिकेशन साथ साथ में मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर watching me and listening me, and God bless you all.